कहते हैं इस कहानी के लेखक हैं अभिषेक कुमार कर्ण। अकारण और असमय हुई मौत के कारण ये कहानी और भी रहस्यमयी बन गई। कहते हैं बिहार के 3 जिले दरभंगा, सीतामढ़ी और गोपालगंज ऐसे गांव हैं जहां आज भी एक खौफ जिंदा है। उस खौफ का नाम है पंडुबा। लेकिन पंडुबा है कौन, ये कोई नहीं जानता। पर यह कहानी आपको बताएगी कि पंडुबा आखिर है क्या। कहते हैं रात के समय पानी कभी खामोश नहीं होता। उसके भीतर से कोई आवाज आती है, जैसे कोई बुला रहा हो। इन गांवों में आज भी लोग मानते हैं कि पंडुबा पानी की गहराई में रहता है। वो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। जो भी इंसान तालाब, नदी या पानी के पास से गुजरता है, उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे पानी के अंदर से पुकार रहा है। पर सवाल यह है, पानी में ऐसा क्या है जो हमें बुलाता है? कहते हैं वो सबसे पहले इंसान का ध्यान भटकता है, फिर पानी हल्का सा हिलता है, जैसे किसी ने धीरे से हाथ सरका दिया, और तभी अचानक एक जोरदार आवाज आती है। वो आवाज किसी अजनबी की नहीं होती। कहते हैं वो आवाज किसी अपनी जैसी होती है। गांव के लोग बताते हैं कि कई लोग जब रात में तालाब के पास से गुजरते हैं तो उन्हें वही आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वे पानी के थोड़ा और करीब जाते हैं, पंडुबा उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। बस इतना ही कहा जाता है, दूर रहो, पानी के पास मत जाओ, क्योंकि अगर पंडुबा ने बुला लिया तो वो कभी वापस नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही एक शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर लालिमा बुझ चुकी थी और हवा में अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी, और कच्ची पगडंडी पर अकेला एक 45 साल का आदमी चला आ रहा था। उसका नाम था हरिनाथ। फटे पुराने कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल और कंधे पर टंगा हुआ पुराना झोला, जिसमें दिन भर की मजदूरी के बाद मिले कुछ सिक्के और मजदूरी की थकान भरी सांसें थीं। बेचारा हरिनाथ शहर में ईंट ढोने का काम करता था, लेकिन उसे आज देर हो गई थी। सूरज डूब चुका था और आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे जैसे मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। हे भगवान, आज फिर देर हो गई। गौरी इंतजार कर रही होगी। हर रोज सोचता हूँ आज जल्दी लौटूंगा, पर यह मजदूरी, ये थकान मुझे रोज देर करा देती है। पैर अब जवाब देने लगे हैं। कंधे पर लटका ये झूला जैसे मेरी पूरी जिंदगी का बोझ हो। पर क्या करूं? अगर काम ना करूं तो घर कैसे चले? कच्ची पगडंडी पर चलते हरिनाथ के कदम धीरे धीरे भारी हो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक और पास के तालाब से आती हल्की सी सरसराहट, मानो अंधेरे में कोई उसे महसूस कर रहा है। अजीब लग रहा है आज। ये रास्ता तो रोज का है, पर दिल क्यों घबरा रहा है? अम्मा कहा करती थी, अंधेरा होने के बाद पानी के पास मत रुकना, पानी सब सुनता है। पर मैं उस समय हंस देता था। पर आज उन बातों में डर छुपा हुआ लग रहा है। अब उसके कदम तेज हो गए और वो तेजी से घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में वही पुराना तालाब पड़ता था जिसे गांव वाले सूरज ढलने के बाद पार करने से मना करते थे। वही दूसरी तरफ गौरी, हरिनाथ की अर्धांगिनी, उसका कब से इंतजार कर रही थी। घर के आंगन में दिया जल रहा था, पर उसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे हवा नहीं, कोई और उसे हिला रहा हो। गौरी चौखट पर खड़ी थी। नजरें बार बार उसी कच्चे रास्ते की ओर जाती जहां से हरिनाथ को आना था। आज फिर देर हो गई। हर रोज यही होता है। दिन भर मजदूरी और रात का डर मुझे अकेले झेलना पड़ता है। हे भगवान, मेरे पति को बस सही सलामत घर पहुंचा देना। आज मन बहुत घबरा रहा है। अब अंदर से दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक गौरी के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। अब वो रसोई में गई,
और वहां देखी कि चूल्हा बुझ चुका था। गौरी की नजर बुझे हुए चूल्हे पर ठहर गई। राख ठंडी हो चुकी थी, जैसे दिन भर की उम्मीदें भी ठंडी पड़ गई हों। उसने धीरे से चूल्हे के पास बैठकर राख को कुरेदा, पर आग नहीं जली, जैसे उसकी तकदीर ने भी आज साथ छोड़ दिया हो। शायद आज फिर बिना खाए सोना पड़ेगा। हरिनाथ आएगा तो कहेगा, कोई बात नहीं गौरी, कल पका लेंगे। पर कल, हर रोज यही कल क्यों रह जाता है? उसकी आंखें भर आईं। रसोई की दीवार पर टंगी हरिनाथ की पुरानी कमीज हवा से हल्की सी हिल गई। फिर गौरी ने उसे थाम लिया, जैसे उसी में हरिनाथ की मौजूदगी महसूस कर रही हो। तुम थक जाते हो ना, इसलिए देर हो जाती है, मैं जानती हूं। इतना कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। उसमें आंचल से आंखें पोंछीं और फिर चौखट की ओर लौट आई। बाहर अंधेरा और गहरा हो चुका था। तालाब की तरफ से आती वही अजीब सी सरसराहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। हवा में ठंडक नहीं, किसी अनदेखे डर की सांसें घुल गई थीं। गौरी ने दिए की लौ को देखा, वो अब और तेज कांप रही थी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है? तभी उसी पल अंदर के कमरे से कांपती हुई आवाज आई। गौरी बहू, अभी तक हरिनाथ नहीं आया क्या? अब गौरी एक पल के लिए ठिठक गई। उसने अपने डर को भीतर दबाया और अंदर की ओर बढ़ गई। बाबूजी, अम्मा, बस आता ही होगा। आज शहर में काम ज्यादा रहा होगा। बहू, मन मानने को तैयार नहीं है। इतनी रात हो गई, हरिनाथ आज तक कभी इतनी देर नहीं करता था। हाँ बहू, आज दिल अजीब तरह से बैठा जा रहा है। घड़ी की हर टिक जैसे कुछ बुरा कह रही हो। नहीं बाबूजी, आप लोग बेकार में चिंता कर रहे हो। वो रोज उसी रास्ते से आता है, आज भी आ जाएगा। उसी रास्ते से? अब गौरी बिल्कुल चुप हो गई, जैसे उसकी आवाज डर ने छीन ली हो। आंखें एक टक अंधेरे में जमी थीं, सांसें तेज थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बहू, आज सच सच बताओ, क्या वो तालाब वाले रास्ते से ही आता है? हाँ बाबूजी, वही रास्ता छोटा पड़ता है। अब कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें सांसों की आवाज भी बोझ लगने लगी। दिए की लौ कांप रही थी। दीवारें जैसे कुछ सुन रही हों। हर दिल की धड़कन किसी अनहोनी की दस्तक बन चुकी। हे भगवान, आज अमावस की रात है और तालाब। अम्मा, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? बहू, तू नहीं है, तुझे नहीं पता। वो तालाब सिर्फ पानी नहीं है। अम्मा, ऐसी बातें मत करो, हरिनाथ डर जाएगा। डर तो हम सबको लग रहा है बहू। गांव में किसे नहीं पता उस तालाब का सच। कैसा सच बाबूजी? कहते हैं रात होते ही उस तालाब में कुछ जाग जाता है, और जो भी उसके पास से अकेला गुजरता है, उसे अपनों की आवाज सुनाई देती है। अब गौरी का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे शरीर से सारा खून उतर गया हो। आंखों में डर जम गया, होंठ सूख गए और दिल में उठती अनजानी आशंका उसे भीतर तक हिला गई। अपनों की आवाज? हाँ बहू, माँ, पत्नी या किसी अपने की आवाज इतनी सच्ची लगती है कि इंसान खुद ब खुद पानी के पास चला जाता है। पर हरिनाथ समझदार है, वो नहीं रुकेगा। तभी उसी पल बाहर से तालाब के पानी के हिलने की आवाज आई, जैसे किसी ने अंधेरे में पानी को छू लिया हो। तीनों एक साथ चौंक गए, सांसें थम गईं और दिल जोर से धड़क उठा। ये आवाज सुनी? ये आवाज तालाब की तरफ से आई अम्मा। हे राम, वही आवाज है जो बरसों से सुनते आ रहे हैं। अम्मा, आप मुझे डरा रही हो। डर सच से लगता है बहू, झूठ से नहीं। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और दिया एक पल के लिए बुझते बुझते बचा।
हे भगवान। अब और इंतजार नहीं। अगर वो तालाब के पास है तो देर करना ठीक नहीं। नहीं बाबूजी, अगर वो आवाज सच में किसी अपने की होती है तो। इधर गांव की पुरानी चौपाल, पीपल के विशाल पेड़ के नीचे 3 आदमी बैठे थे। रात गहरी थी। आसमान पर अमावस की काली चादर तनी हुई थी। पीपल के पत्ते बिना हवा के ही हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उनसे टकरा रही हो। और बीच में टंगी लालटेन धीमी रोशनी दे रही थी। काका, आज मन बड़ा भारी लग रहा है। ये पीपल आज कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। अरे चुप कर पुंडू। अमावस की रात में पीपल के नीचे ऐसी बातें नहीं करते। पीपल के नीचे चौपाल पर अब सिर्फ 3 ही लोग बैठे थे, पांडू, भोला और लालजी काका। अमावस की रात थी। आसमान पर चांद का नामो निशान नहीं। लालटेन की पीली रोशनी तीनों के चेहरों पर पड़ रही थी, पर उनके पीछे खड़े अंधेरे को वो रोशनी छू भी नहीं पा रही थी। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे कोई अनदेखा साया टहनियों के बीच से गुजर रहा हो। काका, आज गांव बड़ा चुप है। ऐसा सन्नाटा तो तब भी नहीं था जब भोला राम डूबा था। नाम मत ले उसका पंडू। अब लालजी काका ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में थकान भी थी और एक पुराना डर भी। डरने से सच बदल नहीं जाता भोला। भोला राम की मौत आज भी सवाल है। अब तीनों कुछ पल चुप रहे। लालटेन की लौ एक बार तेज हुई, फिर धीमी पड़ गई। काका, सबने कहा था वो नशे में था, पैर फिसल गया होगा, पर मैंने उसकी लाश देखी थी। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने कुछ देखा हो। उसकी आंखें खुली थीं और होठ जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। भोला राम सीधा आदमी था। खेत बेचकर बेटी की शादी की थी उसने। उस दिन भी बाजार से लौट रहा था। जेब में पैसे थे, पर जेब वैसी की वैसी मिली। अगर लूटपाट नहीं हुई तो फिर वो मरा कैसे? लोग कहते हैं किस्मत खराब थी उसकी। हर बात किस्मत पर डाल देना आसान होता है, पर मैंने भोला राम को उसी शाम देखा था। वो डरा हुआ था। डरा हुआ? किससे? कह रहा था, काका, कुछ दिन से रात में अजीब आवाज सुनाई देती है। मैंने हंसकर टाल दिया। अब चौपाल का सन्नाटा भारी लगने लगा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आती हुई सुनाई देने लगी। काका, सिर्फ भोला राम ही नहीं, 2 साल पहले रामदास भी तो ऐसे ही गया था, और उससे पहले बिंदेसर। तीनों की मौत में एक बात तो एक जैसी थी। हाँ, तीनों अकेले थे और तीनों रात में लौट रहे थे। लालटेन की लौ फिर कांपी, जैसे अंधेरा धीरे धीरे पास आ रहा हो। काका, तुम्हें नहीं लगता गांव में कुछ गड़बड़ है? हर बार वही रास्ता, वही रात, वही सन्नाटा। बस करो पांडू, पुरानी बातों को कुरेदोगे तो मुसीबत बुलाओगे। भोला की आखिरी बात के बाद चौपाल पर फिर सन्नाटा उतर आया। पीपल के पत्ते हल्के हल्के कांप रहे थे। लालटेन की लौ अब स्थिर थी, लेकिन उसका पीला उजाला तीनों के चेहरों पर फैले डर को छिपा नहीं पा रहा था। पांडू ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। उसकी आवाज इस बार पहले से धीमी थी। काका, एक बात पूछूं? पूछ ले, पर जवाब सुनने की हिम्मत भी रखना, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका सच जानने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। रात अगर भारी लग रही है ना, तो समझ लो कि बात भी हल्की नहीं होगी। पांडू, चल ना, हम घर चले। देख नहीं रहा, हवा भी अजीब चल रही है। पीपल ऐसे हिल रहा है जैसे कोई ऊपर बैठा हो। अमावस की रात है। ऐसी रात में पुरानी बातें नहीं छेड़ते। मुझे ठीक नहीं लग रहा, दिल तक तक कर रहा है। भोला,
हर बार तो यही कहता है, डर डर के कब तक भागेंगे। अगर आज नहीं सुना तो शायद कभी नहीं सुन पाएंगे। काका कुछ छुपा रहे हैं और वो बात गांव से जुड़ी है। हम भी तो इसी गांव के हैं। पर अगर वो बात सुनकर हम इस रास्ते से गुजर ही ना पाए तो? कुछ सच ऐसे होते हैं पांडु, जो इंसान के अंदर ही अंधेरा भर देते हैं। अब लालटेन की लौ एक पल के लिए लंबी हुई, फिर सिकुड़ गई। तीनों के चेहरों पर छाया और रोशनी आती जाती रही। डर से भागोगे तो डर पीछा करेगा, सामना करोगे तो शायद समझ में आए कि असली खौफ है क्या। काका, तुमने कहा था ना, सबसे पहले बिंदेसर गया था, उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ। अरे उसका नाम क्यों ले रहा है? वो बात पुरानी हो चुकी है। पुरानी हुई है, खत्म नहीं। आज भी लोग उसी रात की मिसाल देते हैं। अब लालजी काका के चेहरे पर एक गहरी रेखा उभरी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से ताजा हो गया हो। बिंदेसर, हाँ, वो पहला था। काका, सच सच बताओ, उसके साथ हुआ क्या था? लालजी काका ने कुछ पल आंखें बंद रखीं, फिर बोले, तुम दोनों उस वक्त छोटे थे, इतने छोटे कि तुम्हें बस इतना याद होगा कि गांव में मेले ठेले लगते थे। रात में लोग बेखौफ हंसते बोलते घर लौटते थे। तब इस गांव की हवा में ऐसा डर नहीं घुला था। बिंदेसर, वो तो पूरे टोले की जान था, हंसमुख, सीधा सादा। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उसने। जिसके घर जाता वहां हंसी छोड़ाता। कभी किसी से दुश्मनी नहीं, न किसी का बुरा किया, न किसी का हक मारा। पर उस रात उसकी आंखों में जो मैंने देखा था, वो आज तक नहीं भूल पाया। जैसे कोई अनजाना साया उसके पीछे पीछे चल रहा हो और उसे खुद भी आभास हो कि कुछ ठीक नहीं है। काका, बस यही तो जानना है हमें। हर बार जब उसका नाम आता है, लोग या तो चुप हो जाते हैं या बात घुमा देते हैं। कोई साफ साफ नहीं बताता कि सच क्या था। कहते हैं वो फिसल गया, कोई कहता है शराब पी रखी थी। पर आपने हमेशा कहा वक्त आने दो। काका, वो वक्त अब आ गया है। गांव में जो कुछ हो रहा है, उसे समझने के लिए हमें शुरुआत जाननी होगी। हाँ काका, हम बच्चे थे तब, पर अब नहीं है। अब हम भी उस रास्ते से गुजरते हैं, रात में भी। और हर बार दिल में वही सवाल उठता है, आखिर बिंदेसर के साथ हुआ क्या था? आपने हमेशा कहा कि सच भारी होता है, पर अब ये आधा सच उससे भी ज्यादा भारी लगने लगा है। अगर डरना ही है तो पूरे सच से डरेंगे, छुपी हुई बातों से नहीं। अब पीपल के पत्ते अचानक जोर से हिले। लालटेन की लौ कांपी, जैसे वो भी इस आग्रह को सुन रही हो। लालजी काका ने दोनों की तरफ गहरी नजर से देखा। उनकी आंखों में वर्षों से दबा हुआ राज तैर रहा था और आवाज में वो बोझ जो अब शायद उतरने वाला था। दूर कहीं से फिर वही हल्की छप छप की आवाज आई। तीनों ने एक साथ तालाब की दिशा में देखा, फिर नजरें वापस लालजी काका पर टिक गईं। काका, बिंदेसर की कहानी बताओ। उस रात क्या हुआ था? वो क्यों मरा? और क्यों उसके बाद हर कुछ साल में कोई ना कोई उसी रास्ते पर जाता है? लालजी काका ने लालटेन को थोड़ा पास खींचा। उनकी आंखों में अब डर नहीं, एक फैसला था। ठीक है, आज तुम्हें सब बताऊंगा, पर जो सुनोगे उसे सुनकर शायद इस चौपाल पर बैठने की हिम्मत फिर कभी न कर सको। हम तैयार हैं काका। भोला ने भी सिर हिलाया, हालांकि उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अमावस की रात और गहरी हो गई। लालटेन की लौ अचानक तेज जल उठी, जैसे उसे भी उस कहानी का इंतजार हो। लालजी काका ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा,
तो सुनो, बिंदेसर की वो आखिरी रात समझनी है ना, तो पहले उसके घर को समझो, क्योंकि मौत हमेशा रास्ते में नहीं जन्म लेती, कभी कभी वो घर की चौखट पर पलती है। मेरा नाम बिंदेसर है। गांव के किनारे मेरा छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें थीं, खपरेल की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़, जिसकी छांव में बैठकर मैं अक्सर सपने देखा करता था। शादी को 5 साल हुए थे। मेरी पत्नी शांति सीधी सादी, कम बोलने वाली, पर मन से इतनी मजबूत कि जैसे मिट्टी में भी जान फूंक दे। उसकी आंखों में शिकायत कम, सहन करने की ताकत ज्यादा थी। शुरुआत के दिन अच्छे थे। अम्मा हंसती थीं, बाबूजी शाम को हुक्का पीते हुए मुझे दुआ देते थे। घर में उम्मीद थी कि जल्द ही वंश का दिया जलेगा। फिर एक दिन हमारे घर किलकारी गूंजी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दाई बाहर आई और बोली, बधाई हो बिंदेसर, बेटी हुई है। मैं कुछ पल उसे देखता ही रह गया। दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। बेटी? हाँ रे, लक्ष्मी आई है तेरे घर। रो क्यों रहा है? पहली संतान है, भगवान का आशीर्वाद समझ। मैंने होंठ भींच लिए। आंखें अपने आप भीग गईं। रो नहीं रहा दाई, बस समझ नहीं पा रहा। अंदर शांति ठीक तो है ना? थकी है पर हिम्मत वाली है तेरी औरत। इतना दर्द सहकर भी मुस्कुरा रही है। बच्ची को सीने से लगाए बैठी है। मैंने बेचैनी से पूछा। दिखाओ ना एक बार। मैं अंदर भागा। शांति पसीने में भीगी थी, पर उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। उसने मेरी तरफ देखा। कमरे में हल्की मिट्टी और तेल के दिए की गंध थी। शांति थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं दरवाजे पर ठिठक गया। आ गए? मैं जानती थी आप दरवाजे के पास ही खड़े होंगे। आपकी आहट अलग होती है। जब भी आप आंगन में कदम रखते हैं ना, दिल को पता चल जाता है। देखिए, आपकी बेटी कब से इंतजार कर रही थी। अभी अभी रो रही थी, जैसे कह रही हो, मेरे बाबा कहाँ हैं? हाँ, खड़ा तो था, पर कदम अंदर नहीं पड़ रहे थे। पता नहीं क्यों, डर लग रहा था। शायद खुशी का डर, शायद जिम्मेदारी का। सब ठीक है ना शांति? बहुत दर्द हुआ? बाहर तुम्हारी आवाज़ सुनकर सीना फट रहा था मेरा। हर चीख जैसे मेरे कानों में नहीं, मेरे दिल में लग रही थी। दर्द तो हुआ, बहुत हुआ। लगा जैसे सांस टूट जाएगी। पर जब इसने पहली बार रोया ना, सब भूल गई। सच कहूं, उस एक रोने में मुझे अपनी सारी दुनिया सुनाई दी। मैंने इसे सीने से लगाया तो लगा जैसे भगवान ने मुझे खाली नहीं छोड़ा। फिर मैं उसके पास बैठ गया, धीरे से, बिना कोई आवाज किए। चारपाई हल्की सी चरमराई और दिए की लौ एक पल को कांपी। मैंने बच्ची को अपनी बाहों में संभाला और शांति के बिल्कुल पास सरक आया। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। माथे पर पसीना था। देखो तो, मेरी उंगली पकड़ ली इसने। इतनी सी जान, और पकड़ ऐसी कि जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती। शांति, इसकी पकड़ में डर नहीं है, भरोसा है। इसे लगता है मैं इसे संभाल लूंगा, और मैं संभालूंगा भी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप खुश तो है ना? आपकी आंखों में चमक है, पर कहीं कोई परछाई भी दिख रही है। मैं आपको जानती हूँ बिंदेसर। आप जब कुछ छुपाते हैं ना, तो चुप हो जाते हैं। बाहर सब ठीक है? अम्मा, बाबूजी, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? बाहर सन्नाटा है, बस वही सन्नाटा जो उम्मीद टूटने पर होता है। पर शांति सुनो, उस सन्नाटे से बड़ी मेरी खुशी है। मुझे बेटी मिली है। लोग ढोल बजाएं या ना बजाएं, मेरे अंदर ढोल बज रहे हैं। तुमने मुझे बाप बनाया है।
मुझे डर लग रहा है। अगर मैं फिर बेटी को जन्म दूं तो, अगर ताने बढ़ गए तो, मैं सब सह लूंगी, पर इसे बोझ कहलाते नहीं सुन पाऊंगी। आज से इसकी हर चोट मुझे लगेगी। बस एक बात कहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। साथ छोड़ दूं? ये मेरी औलाद है, मेरा खून है। बेटा होता तो क्या अलग होता। समाज बेटों से वंश चलाता है, पर बाप का दिल बेटी से चलता है। अगर दुनिया इसके खिलाफ खड़ी होगी ना, तो मैं दुनिया के सामने खड़ा हो जाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई इसे बोझ कहकर नहीं पुकारेगा। अब कुछ पल हम दोनों खामोश रहे। देखिए कैसे सो रही है। इसे नहीं पता बाहर कैसी दुनिया इंतजार कर रही है। इसे बस इतना पता है कि इसके माँ बाप पास हैं। बस ऐसे ही पास रहिएगा, चाहे आंधी आए या तूफान। ये सो रही है, पर शायद हमें जगा रही है। शांति, आज से हमारी जिंदगी बदल गई है। अब हम दो नहीं रहे। अब हर फैसला इसके लिए होगा। और याद रखना, ये बोझ नहीं है, ये हमारी इज्जत है। बाहर नीम के पत्ते धीरे धीरे हिले, जैसे हवा नहीं, भविष्य की कोई हल्की आह गुजर गई हो। नीम के पत्तों की वो सरसराहट जैसे यादों का दरवाजा धीरे धीरे बंद कर रही थी। बिंदेसर की आवाज धुंधली पड़ने लगी और चौपाल की लालटेन की लौ फिर से साफ दिखाई देने लगी। अमावस की रात अभी भी उतनी ही काली थी। पीपल के पत्ते अब भी बिना हवा के हिल रहे थे। लालजी काका ने आंखें खोली। उनकी सांस थोड़ी भारी थी, जैसे यादों की सीढ़ियां उतरकर अभी अभी लौटे हों। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर काका, आगे क्या हुआ? बेटी के जन्म के बाद सब ठीक था ना, या वहीं से कुछ बदल गया था? आप अचानक चुप क्यों हो गए? हम आधी कहानी सुनकर कैसे चैन से बैठ सकते हैं? हाँ काका, बिंदेसर तो अपनी बेटी से खुश था। फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज तक उसका नाम लेते ही लोग कांप जाते हैं? क्या उसके घर में कुछ हुआ था, या रास्ते में? तभी दूर तालाब की दिशा से फिर वही हल्की छप की आवाज आई और तीनों की गर्दन एक साथ उधर घूम गई। लालजी काका ने गहरी सांस ली। आंखों में अब थकान नहीं, एक भारी सच्चाई तैर रही थी। तुम लोग सोच रहे होगे बिंदेसर की कहानी बस घर तक की है, पर असली कहानी उस रात शुरू हुई थी जब उसकी बेटी के जन्म के ठीक 3 महीने बाद गांव में पहली बार फुसफुसाहट उठी। किस बात की फुसफुसाहट? लोग कहने लगे थे कि बिंदेसर बदल गया है। वो जो हर वक्त हंसता था, अब अक्सर चुप रहने लगा था। रात को देर तक जागता और कई बार अकेले ही तालाब की तरफ चला जाता। तालाब की तरफ? और क्यों? कहता था उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चौपाल पर सन्नाटा और भारी हो गया। लालटेन की लौ एक पल को तेज हुई, फिर धीमी। पांडु का गला सूख गया। किसकी आवाज काका? लालजी काका ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, वो कहता था आवाज किसी अपने की थी। तीनों कुछ क्षण चुप रहे। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। क्या उसकी बेटी की? लालजी काका ने सिर हिलाया। नहीं। वो कहता था आवाज शांति की थी, जबकि शांति उस वक्त घर में सो रही होती थी। ये सुनते ही पांडु और भोला एक दूसरे को देखने लगे। दूर तालाब से फिर वही हल्की छप छप की आवाज आई। अमावस की रात जैसे और भी काली हो गई। काका, साफ साफ बताओ, उस रात क्या हुआ था? क्या वो उसी आवाज के पीछे गया था? लालजी काका ने लालटेन को थोड़ा और पास खींचा। उनकी आवाज अब बेहद धीमी थी, पर हर शब्द भारी। हाँ, वो उसी आवाज के पीछे गया था। और अगली सुबह
उसकी लाश तालाब के किनारे मिली। लालटेन की लौ अचानक तेज भड़क उठी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। अब तीनों के दिल एक साथ धड़क उठे और उसी क्षण तालाब की दिशा से फिर वही आवाज आई, छप, जैसे कोई अभी भी सुन रहा हो। यहाँ कहानियां नहीं, श्राप जिंदा होते हैं।